वन। लास्ट वीडियो में हमने ऑडिटिंग का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। उसी पार्ट को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया था कि दोनों सिस्टम क्या हैं और क्या दोनों सिस्टम की रेलेवेंस है। अब इसी को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आइए देखिए आज की वीडियो के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनल चेक। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल चेक सिस्टम विद रिगार्ड टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। कैश ट्रांजैक्शंस किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। हमेशा रिस्क रहता है कैश के मिस अप्रोप्रिएशन का, कैश के एम्बेजलमेंट का। तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम डेवलप करके कैश के मिस अप्रोप्रिएशन के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे परचेजेस एंड इंटरनल चेक, परचेज रिटर्न एंड इंटरनल चेक, क्रेडिट सेल्स एंड इंटरनल चेक, सेल्स रिटर्न एंड इंटरनल चेक, स्टोर्स एंड इंटरनल चेक एंड लास्टली इसमें हम कवर करेंगे वेजेस एंड इंटरनल चेक। इन सभी पर्सपेक्टिव्स में हमें देखना है कि इंटरनल चेक सिस्टम डिवाइस करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि फ्रॉड्स, एरर्स और इरेगुलरिटीज़ की पॉसिबिलिटीज से बचा जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनल चेक के साथ। फर्स्टली व्हाट इज़ इंटरनल चेक? इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल का वैल्यूएबल पार्ट है। ये मैनेजमेंट द्वारा डिवाइस किया गया ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को, सारे अकाउंटिंग वर्क को, स्टाफ ड्यूटीज़ को इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि कोई भी सिंगल एम्प्लॉय स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी भी ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को वो अकेला रिकॉर्ड ना करे और जो एक एम्प्लॉय ने काम किया है वो इंडिपेंडेंटली रेगुलरली दूसरे एम्प्लॉय द्वारा ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, ताकि बहुत मुश्किल हो जाए कि कोई भी फ्रॉड कमिट करे, कोई भी एरर कमिट करे। जब तक दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में आपस में सेटलमेंट नहीं होगी, कॉल्यूजन नहीं होगा, तब तक फ्रॉड्स एंड एरर से बचा जा सकता है। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना, एरर्स को प्रिवेंट करना, इरेगुलरिटीज़ को प्रिवेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ़ीस को कलेक्ट करने का काम हमने इस तरीके से डिवाइड किया कि एक क्लर्क कॉमर्स स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करेगा, दूसरा क्लर्क आर्ट स्टूडेंट से फ़ीस कलेक्ट करेगा एंड थर्ड क्लर्क बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री करेगा। ऑटोमेटिकली जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेगा तो पहले दो क्लर्क का काम ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा एंड फोर्थ वन इज़ गोइंग टू डिपॉजिट द अमाउंट इनटू द बैंक। तो इस तरीके से हमने ड्यूटीज़ अरेंज की, एलोकेट की कि ऑटोमेटिकली जो एक एम्प्लॉय ने काम किया है वो दूसरे द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। Now definition of internal check. According to Spicer and Pegler, a system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no person is allowed to carry through and record every aspect of a transaction so that without collusion between two or more persons, fraud is prevented and at the same time possibilities of errors are reduced to a minimum. क्या कहते हैं स्पाइसर एंड पैगलर? इंटरनल चेक एक ऐसा सिस्टम है जहां पर स्टाफ ड्यूटीज़ को ऐसे अरेंज किया जाता है कि कोई भी सिंगल पर्सन ट्रांजैक्शन के सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेगा, ताकि अगर उनके बीच में कॉल्यूजन नहीं है तो फ्रॉड को प्रिवेंट किया जा सकता है एंड एट द सेम टाइम एरर्स की पॉसिबिलिटीज़ को भी रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ अब आता है आपका कैश रिसिप्ट एंड इंटरनल चेक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। कैश यूजुअली मिस अप्रोप्रिएट किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस में। हमेशा रिस्क बना रहता है कि कैश का थेफ्ट ना हो जाए, हमेशा रिस्क बना रहता है कि कैश की मिस अप्रोप्रिएशन ना हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कैश पे हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल इंश्योर करना चाहिए। अब हमें ध्यान रखना है कैश रिसिप्ट के कंटेक्स्ट में इंटरनल चेक सिस्टम डिवाइस करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। कैशियर नो एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैशियर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। सेकंड, ऑल कोरस्पॉन्डेंसेस स्पेशली इनवर्ड मेल
हैंडल्ड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि जो अथोराइज्ड पर्सनल है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वही सारी मेल के साथ डील करे, वही सारी रिसिप्ट्स को ओपन करे, चेक्स को ओपन करे एंड बिफोर हैंडिंग ओवर टू द कैशियर वो सारे चेक्स को, सारी रिसिप्ट्स को क्रॉस करे ताकि ये चेक्स ट्रांसफ़र ना किए जा सकें। सेपरेट क्लर्क होना चाहिए जो कैश रिसिप्ट के साथ डील करेगा एंड वो क्लर्क सारी कैश रिसिप्ट का एक रफ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड उस क्लर्क को परमिशन नहीं है, वो क्लर्क अथोराइज्ड नहीं होना चाहिए कि वो कैश को अपने पास रख सके, और साथ के साथ उसको अथोराइजेशन नहीं होनी चाहिए कि वो इस कैश रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स कर सके। जितनी भी रिसिप्ट्स हुई हैं डे टू डे बेसिस पर वो बैंक में डिपॉजिट करानी चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम प्रिपेयर करने चाहिए ताकि जो बैलेंस आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड कर रहा है कैश का, उसको आप रिकंसाइल कर सकें विद द बैंक बैलेंस, उसको आप वेरीफाई कर सकें। बैंक पेइन स्लिप, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते हैं तो उस टाइम पेइन स्लिप भर के आपको देनी होती है, तो बैंक पेइन स्लिप उस पर्सन के द्वारा नहीं बनाई जानी चाहिए जो एक्चुअल में कैश को बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो हमें कैश रिसिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखनी है। ऑल रिसिप्ट्स एक्नॉलेज्ड बाय प्रिंटेड रिसिप्ट्स, जो भी कैश हमें रिसीव हुआ है उसके बदले में हमें प्रिंटेड रिसिप्ट इशू करनी है एंड उन प्रिंटेड रिसिप्ट्स के जो काउंटर फॉइल्स हैं वो हमें अपने रिकॉर्ड में प्रॉपरली मेंटेन करके रखनी है। जो अनयूज्ड रिसिप्ट बुक है वो सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास वो होनी चाहिए। जो स्पॉइल्ड रिसिप्ट्स हैं उनको आपको कैंसिल करना है, ना कि टॉर्न ऑफ करना है। इन केस अगर आपने कोई ऑल्ट्रेशंस की है रिसिप्ट में तो उन ऑल्ट्रेशंस पर अथोराइज्ड पर्सन के इनिशियल होना ज़रूरी है। कस्टमर से भी आप रिक्वेस्ट करें कि वो आपको मैक्सिमम पेमेंट चेक के थ्रू करें और बदले में वो आपसे प्रिंटेड रिसिप्ट्स ज़रूर लें। टाइम टू टाइम कैश का सरप्राइज वेरिफिकेशन करना चाहिए ताकि हम कोई भी अगर इरेगुलरिटी है, कोई भी फ्रॉड है, कैश का मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, ताकि उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके कैश रिसिप्ट्स के केस में कि आपको किन किन बातों का कैश रिसिप्ट्स के केस में ध्यान रखना चाहिए। आइए अब मूव करते हैं हम कैश पेमेंट्स की तरफ। हर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने मटेरियल परचेज़ किया उसके लिए पेमेंट करनी है, वेजेस की पेमेंट करनी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। तो हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है फ्रॉड एंड एम्बेजलमेंट की। जिस तरह से कैश रिसिप्ट के केस में हमने पढ़ा एक अच्छा सिस्टम इंटरनल चेक का होना ज़रूरी है, इसी तरह से कैश पेमेंट्स के केस में भी एक अच्छा सिस्टम इंटरनल चेक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम प्रॉपरली इंश्योर कर सकें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स फ्री फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं। फर्स्ट जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, राइट टू ऑर्डर फॉर पेमेंट, कि जो पर्सन पेमेंट के लिए ऑर्डर करेगा वो किसी सीनियर ऑफिशियल के पास उसका राइट होना चाहिए, सीनियर ऑफिशियल द्वारा अथोराइज्ड होना चाहिए। डिफरेंट इंडिविजुअल्स होने चाहिए जो कैश रिसिप्ट के साथ डील कर रहे हैं एंड जो कैश पेमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ऑल पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक, सारी की सारी पेमेंट्स चेक के थ्रू करनी चाहिए। अगर लार्ज अमाउंट पेमेंट्स हैं तो उस केस में एक से ज़्यादा पर्सन के पास अथोराइजेशन होनी चाहिए, कम से कम 2 पर्सन द्वारा लार्ज अमाउंट पेमेंट अथोराइज्ड होनी चाहिए। स्मॉल अमाउंट पेमेंट्स पेटी कैशियर डील करे। अगर एडवांस पेमेंट कोई की गई है तो उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग करना है, उसको भी प्रॉपर रिकॉर्ड करना है। साइंड रिसिप्ट फॉर ऑल द पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स की हैं बदले में हमें साइंड रिसिप्ट कलेक्ट करनी चाहिए। इन्वॉइसेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट करने से पहले इन्वॉइसेस, बिल्स को और बाकी उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली वेरीफाई करना चाहिए हैं, जो हमें कैश पेमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखनी होगी इंटरनल चेक सिस्टम डिवाइस करते टाइम। अगर पेमेंट 500 रुपीज़ से ज़्यादा की है तो 1 रुपये टिकट आपको लगानी होगी और उस पर रिसीवर के साइन लेने चाहिए। रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है क्रेडिटर्स के साथ, कंपनी का कोई सीनियर ऑफिशियल रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंस रखे क्रेडिटर्स के साथ ताकि कंफर्म किया जा सके कि जो अमाउंट उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड कर रहा है और जो अमाउंट उन्होंने बताया है दोनों को वेरीफाई किया जा सके। रिसिप्ट नंबर रिसीव्ड, अगर आपने कोई पेमेंट की है तो बदले में जो आपको रिसिप्ट मिली है
उसका रिसिप्ट नंबर जहाँ पर आपने कैश रजिस्टर में पेमेंट को रिकॉर्ड किया है उसके अगेंस्ट वो रिसिप्ट नंबर लिखा होना चाहिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बनानी चाहिए ताकि बैंक बैलेंस को और बुक बैलेंस को रिकंसाइल किया जा सके। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश ज़रूरी है बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टाइम टू टाइम। इन केस अगर कैश में कोई मिस अप्रोप्रिएशन होगा, कैश की कोई इम्बेजलमेंट होगी, ताकि उसको डिटेक्ट किया जा सके। पर्सन मेकिंग पेमेंट्स, जो पर्सन पेमेंट्स कर रहा है वो एंटाइटल नहीं होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को राइट ऑफ करने के लिए, राइट करने के लिए। मीन्स जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी पेमेंट के कंटेक्स्ट में जो हमें ध्यान रखनी होगी। अब बात आती है परचेजेस एंड इंटरनल चेक। जो बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जनरली उसमें एक सेपरेट परचेज डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स की परचेज ऑफ मटेरियल की नीड्स को पूरा करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है परचेज डिपार्टमेंट का कि अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल कराना एट द लोवेस्ट पॉसिबल रेट। मीन्स परचेज डिपार्टमेंट को प्रिंसिपल फॉलो करना होगा चीपेस्ट एंड बेस्ट। अब परचेजेस के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होगी वाइल डिवाइजिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ताकि हम बच सकें। अगर एक अच्छा सिस्टम होगा इंटरनल कंट्रोल का तो हम फिक्टिशियस परचेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फिक्टिशियस परचेज मीन्स एक्चुअल में परचेज हमने नहीं किया बट फॉल्स हमने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया। इट मे बी पॉसिबल कि किसी सिंगल इनवॉइस की डबल आपने एंट्री कर ली ताकि जो एक्सेस कैश पेमेंट आपने दिखाई है उस फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट किया जा सके। आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इन प्रॉफिट्स, कई बार कुछ परचेजेस को एम्प्लॉयज़ द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाता ताकि प्रॉफिट्स को हाई शो किया जाए। आर्टिफिशियल रिडक्शन इन प्रॉफिट्स, कई बार जो मटेरियल अभी हमें रिसीव ही नहीं हुआ, मीन्स अभी जो हमने परचेज नहीं की उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, तो जिससे प्रॉफिट्स डिफ्लेट हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए एक अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए। अब हमें स्टडी करना है कि परचेजेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख के अपने इंटरनल चेक सिस्टम को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। फर्स्ट, परचेज रिक्विजिशन और मटेरियल रिक्विजिशन नोट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट अगर गुड्स के परचेज का ऑर्डर प्लेस करेगा तब सबसे पहले उसके पास रिक्विजिशन स्लिप होनी चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अगर मटेरियल की नीड है तो वो रिक्विजिशन स्लिप फिल करेंगे। रिक्विजिशन स्लिप पर मेंशन होगा कि उन्हें कितना मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, एक्सेप्टेबल प्राइस क्या होगा, डेट ऑफ डिलीवरी वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें रिक्विजिशन स्लिप में मेंशन होगी और इस रिक्विजिशन स्लिप पर डिपार्टमेंटल हेड के साइन होंगे। सभी डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्विजिशन स्लिप परचेज डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे एंड उसके बेसिस पे परचेज डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि कितने गुड्स रिक्वायर्ड हैं। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट ट्रेड इंक्वायरी करे, डिफरेंट सप्लायर से कोटेशन इनवाइट की जाए परचेज डिपार्टमेंट द्वारा जिसमें प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस और अदर इश्यूज मेंशन हो और उसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट को मोस्ट फेवरेबल सप्लायर लगता है, मोस्ट फेवरेबल कोटेशन लगती है, उसके पास परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा। थर्ड स्टेप, परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कोटेशन। 3 कॉपीज़ परचेज ऑर्डर की बनाई जाएगी। परचेज ऑर्डर में सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, पैकेजिंग एंड कार्टेज चार्जेस क्या होंगे, टर्म्स ऑफ पेमेंट्स क्या होंगी, अदर कंडीशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें परचेज ऑर्डर में मेंशन होंगी। परचेज ऑर्डर अथोराइज्ड होना चाहिए बाय द सीनियर ऑफिशियल। साथ ही साथ परचेज ऑर्डर पर रिक्विजिशन स्लिप का नंबर लिखा होना चाहिए एंड रिक्विजिशन स्लिप पर भी परचेज ऑर्डर का नंबर मेंशन करना होगा। 3 कॉपी बनेंगी परचेज ऑर्डर की, एक सप्लायर को भेजी जानी चाहिए, दूसरी स्टोर्स डिपार्टमेंट को भेजी जानी चाहिए, तीसरी परचेज डिपार्टमेंट अपने पास रिटेन करके रखेगा। नाउ फोर्थ स्टेप क्या होना चाहिए, गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्डेड बाय द गेट कीपर। जब गुड्स रिसीव हुए तो गेट कीपर ने गुड्स को अपने गेट कीपर ने जो रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है उस रजिस्टर में उन गुड्स को रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद गुड्स स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भेजे गए। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने गुड्स को वेरीफाई किया विद रेफरेंस टू द परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के साथ वेरीफाई किया
एंड गुड्स रिसीव्ड नोट बनाया। उसके बाद गुड्स रिसीव्ड नोट, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, ये सारी चीज़ें अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भेज दी गई एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस। उसके बाद इन गुड्स के लिए फाइनल पेमेंट की जानी चाहिए। ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए ताकि कहीं पर भी मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, कहीं पर भी एरर्स एंड फ्रॉड्स ना रहें। नेक्स्ट आता है अब आपका परचेज रिटर्न एंड इंटरनल चेक। इन केस अगर गुड्स अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं हैं, जो गुड्स आपने जिनके लिए ऑर्डर प्लेस किया था वो अप टू द स्पेसिफिकेशन नहीं है, या वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं ड्यू टू रॉन्ग पैकेजिंग, उस केस में अगर आप गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम बनाते टाइम क्या क्या बातें ध्यान रखनी होंगी, क्या क्या मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन रहेंगे। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ रिजेक्शन नोट। सबसे पहले स्टोर्स डिपार्टमेंट उन गुड्स को सेपरेटली रखेगा और एक रिजेक्शन नोट तैयार करेगा। रिजेक्शन नोट में सारी डिटेल्स होंगी इन गुड्स के बारे में और वो रिजेक्शन नोट परचेज डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाएगा। परचेज डिपार्टमेंट अब आगे फर्दर इस रिजेक्शन नोट को वेरीफाई करेगा एंड एक एडवाइस नोट तैयार करेगा। उस एडवाइस नोट पे सारी डिटेल्स होंगी, डेट एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, इनवॉइस का नंबर, ये सारी डिटेल एडवाइस नोट पर मेंशन होंगी और ये एडवाइस नोट भेजा जाएगा आगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम शुरू होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा एडवाइस नोट को विद इनवॉइस, इनवॉइस के साथ वो वेरीफाई करेगा, एंट्री करेगा, डेबिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट रेज करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड डेबिट नोट की कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास भेज दी जाएगी और अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसकी एंट्री करेगा परचेज रिटर्न रजिस्टर में। उसके बाद जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट को डेबिट नोट की कॉपी रिसीव होती है, परचेज डिपार्टमेंट स्टोर्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा ताकि स्टोर्स डिपार्टमेंट नेसेसरी अरेंजमेंट कर सके गुड्स के रिटर्न के। और जैसे ही गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे तभी गुड्स आउटवर्ड बुक में एंट्री की जाएगी और जो भी डॉक्यूमेंट इस परचेज से रिलेटेड थे, इनवॉइस या जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सप्लायर को वापस कर दिए जाने चाहिए। देखो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि किस तरीके से हमने काम को कितने डिपार्टमेंट्स में एलोकेट किया और एक डिपार्टमेंट के काम को दूसरे डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया। यही सिस्टम इंटरनल कंट्रोल में ही हम फॉलो कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो एक ने काम किया है वो ऑटोमेटिकली दूसरे द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट सेल्स एंड इंटरनल चेक। हर एक बिजनेस का एक सेल्स डिपार्टमेंट भी होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक अलग से डिपार्टमेंट सेटअप किया है, सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट की ड्यूटी क्या रहती है कि वो परचेज ऑर्डर रिसीव करे, इनवॉइस तैयार करे, गुड्स के डिस्पैच की अरेंजमेंट करे। तो कुछ मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं क्रेडिट सेल्स के कंटेक्स्ट में। अगर हम एक एफिशिएंट सिस्टम, इफ़ेक्टिव सिस्टम इंटरनल चेक का डेवलप करते हैं रिगार्डिंग सेल्स, तो हम फिक्टिशियस सेल्स से बच सकते हैं। एक्चुअल में सेल्स नहीं हुई, सेल्स शो कर दी, उससे बचा जा सकता है। ओमिशन ऑफ सेल्स इन सेल्स बुक, कई बार सेल्स को हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। अच्छे सिस्टम के साथ हम इस चीज़ से बच सकते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस रिकॉर्डेड एज सेल्स, गुड्स आपने सेल किए थे रिटर्न बेसिस पे, अभी तक सेल नहीं हुई लेकिन आपने उसकी एंट्री सेल्स बुक में कर दी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स शोन एज सेल ऑफ गुड्स, कभी कभार फिक्स एसेट्स की सेल को हम सेल ऑफ गुड्स ट्रीट कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न रिकॉर्डेड एज सेल्स, जो गुड्स वापस आ गए उनको हमने सेल्स के रूप में रिकॉर्ड कर दिया। सेल ऑफ नेक्स्ट ईयर ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर की सेल को इस साल की सेल मान लिया। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें एक साउंड सिस्टम डेवलप करना होगा इंटरनल चेक का। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करके इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड। सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट जो परचेज ऑर्डर रिसीव हुआ है परचेज़र से, सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट सारे परचेज ऑर्डर की डिटेल्स को नोट डाउन करेगा। उसमें सारी डिटेल्स होंगी, डेट क्या है परचेज ऑर्डर की, एड्रेस क्या है परचेज़र का, क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस, डेट ऑफ डिलीवरी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों से नोट डाउन करनी है। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट एंट्री करेगा ऑर्डर रिसीव्ड बुक में। 2 कॉपी परचेज ऑर्डर की होंगी, 1 कॉपी स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास भेज दी जाएगी
और एक कॉपी सेल्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। इन केस अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, मीन्स गुड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तैयार अवेलेबल नहीं है, मैन्युफैक्चर करने हैं, तो एक कॉपी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास भी भेजी जाएगी। सेकेंड स्टेप हमारा होना चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स ऑर्डर किए गए हैं वो स्टोर्स डिपार्टमेंट पैक करेगा, नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेगा गुड्स के डिस्पैच के लिए। डिस्पैच करते टाइम ये ध्यान रखना है कि गुड्स परचेज़र की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, ताकि परचेज़र को कोई भी इनकन्वीनियंस का सामना ना करना पड़े। गुड्स डिस्पैच के टाइम स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करनी होगी, बिन कार्ड में एंट्री करनी होगी। बिन कार्ड क्या होता है? बेसिकली एक कार्ड है जो हम हर शेल्फ के साथ अटैच कर देते हैं। उसमें हम मेंशन करते हैं कि कितने गुड्स आपको रिसीव हुए, रिसिप्ट मेंशन करते हैं, एक कॉलम आप इशू का बनाते हैं और एक कॉलम आप बैलेंस का बनाते हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट चालान की 3 कॉपी बनाएगा, एक कॉपी गुड्स के साथ भेज दी जाएगी, एक कॉपी सेल्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, एक कॉपी स्टोर्स अपने पास रखेगा। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टर की रिसिप्ट है या कोई और एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है गुड्स को डिस्पैच करते टाइम, तो वो सारी डिटेल्स भी सेल्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, ताकि सेल्स डिपार्टमेंट इन सारी डिटेल्स को इनवॉइस में मेंशन कर ले। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस एंड एंट्री इन सेल्स बुक एंड गुड्स आउटवर्ड बुक। अब सेल्स डिपार्टमेंट इनवॉइस तैयार करेगा, 3 कॉपी इनवॉइस की तैयार की जाएगी। ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेल्स रजिस्टर में एंट्री करेगा, ओरिजिनल कॉपी बायर को दे दी जानी चाहिए और डिस्पैच के बाद गुड्स की एंट्री की जाएगी, ट्रांजैक्शन की एंट्री की जाएगी इन द गुड्स आउटवर्ड बुक। तो ये कुछ बातें थी जो क्रेडिट सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में हमें कंसिडर करनी है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्स रिटर्न एंड इंटरनल चेक। सेल्स रिटर्न, इन केस हमने गुड्स सेल किया था बट परचेज़र की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं हैं, तो देयर में बी पॉसिबिलिटी कि वो गुड्स को रिटर्न करें। उस केस में इंटरनल चेक का प्रोसीजर क्या रहेगा? सेल्स डिपार्टमेंट को डेबिट नोट रिसीव हुआ परचेज़र से और सेल्स डिपार्टमेंट ने स्टोर्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया टू रिसीव सच गुड्स। स्टोर्स डिपार्टमेंट ने गुड्स इनवर्ड बुक में एंट्री करनी होगी। उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि जो गुड्स हमारे पास वापस आए हैं उसके बदले में एक रिसिप्ट इशू कर दी जाए। जनरली उस रिसिप्ट की 2 कॉपीज़ बनाई जाती हैं। जो रिसिप्ट रिटर्न गुड्स के लिए इशू की है उसकी 2 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, एक कॉपी कस्टमर को भेज दी जाती है। ये था आपका सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू स्टोर्स या स्टॉक। स्टोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है कि गुड्स को प्रिजर्व करना, स्टोर्स को इशू करना टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो प्रॉपर इंटरनल चेक का सिस्टम यहाँ पर भी होना ज़रूरी है, ताकि पिल्फरेज, थेफ्ट, मिसयूज़ ऑफ स्टॉक से बचा जा सके। इसीलिए स्टोर्स के कंटेक्स्ट में भी इंटरनल चेक डेवलप करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, लोकेशन ऑफ स्टोर। स्टोर कन्वीनियंट प्लेस पर लोकेट होना चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि गुड्स मिसप्लेस ना हो सकें, गुड्स मिसयूज ना हो सकें, गुड्स आपके वेस्ट ना हो सकें। सेकेंड, रिसिप्ट ऑफ स्टोर। अगर कोई स्टॉक रिसीव होता है तो उस केस में स्टोर्स डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव्ड नोट बनाएगा। 3 कॉपी बनानी होंगी। एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी जानी चाहिए, सेकेंड कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एंड थर्ड कॉपी स्टोर्स डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्टोर्स को उनके एलोकेटेड रैक्स पर ही रखा जाना चाहिए। बिन कार्ड का सिस्टम फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप रिसिप्ट शो करेंगे, इश्यूज शो करेंगे एंड बैलेंसेस ऑफ स्टोर्स आप शो करेंगे। रेगुलर इंटरवल्स पर स्टॉक चेकिंग की जानी चाहिए। अगर आपने स्टोर्स इशू किया है तो ध्यान रहे आपके पास अगर रिक्विजिशन स्लिप है तभी आप स्टोर्स इशू करें। अगर कोई मटेरियल रिटर्न होता है तो उस केस में मटेरियल रिटर्न नोट बनाना होगा। अगर मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, उस केस में मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनाना होगा। रिकॉर्डिंग, जब आपने मटेरियल इशू कर दिया तब रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए स्टोर्स के अकाउंट सेक्शन में। ये सारी बातें ध्यान में रखकर हम स्टोर्स की पिल्फरेज से, थेफ्ट से, मिसयूज से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेजेस एंड इंटरनल चेक।
वेजिस के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होगा। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है फ्रॉड्स की। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको वेजिस के कॉन्टेक्स्ट में एक अच्छा इंटरनल चेक का सिस्टम डेवलप करना है, प्लान्ड वे में डेवलप करना है आपको, पर्टिकुलरली इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा वेजिस के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले अगर एक साउंड सिस्टम इंटरनल चेक का होगा तो किन किन चीज़ों से बचा जा सकता है। टू अवॉइड इंक्लूजन ऑफ डमी वर्कर्स इन द लिस्ट ऑफ वर्कर्स। कई बार वर्कर्स एक्चुअल में काम नहीं कर रहे, फिक्टिशियस नेम्स हमने वर्कर्स के शो कर दिए और उनको वेजिस की पेमेंट दिखा दी, जिससे जो पैसा उनको वेजिस की पेमेंट में दिखाया गया है उस पैसे को मिस अप्रोप्रिएट किया जा सके। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। कैसे कर सकते हैं प्रिवेंट हम? बाय अडॉप्टिंग द साउंड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। टू अवॉइड इनकरेक्ट टाइम और पीस वर्क रिकॉर्ड्स। वर्कर्स को नॉर्मली वेजिस दो तरीके से दी जाती है, कैलकुलेट की जाती है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या ऑन द बेसिस ऑफ पीस। इनकरेक्ट टाइम ना शो किया जाए, इनकरेक्ट आउटपुट ना शो किया जाए, इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है। कई बार जो एक्चुअल में वेज रेट चल रहा है उससे ज़्यादा रेट से वेजिस की पेमेंट की जा सकती है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इन कंप्यूटिंग वेजिस, एम्बेजलमेंट हो सकता है अनक्लेम्ड वेजिस का। तो इन सारे रिस्क से बचने के लिए आपको इंटरनल चेक का सिस्टम प्लान्ड वे में केयरफुल तरीके से आपको डिवाइस करना होगा। आइए देखते हैं किन किन बातों का हमें वेजेस के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड्स। सबसे पहले आपको वेज रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। टाइम रिकॉर्ड, वर्कर ने कितने टाइम के लिए काम किया है इसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है ताकि उनको टाइम बेसिस पर पेमेंट की जा सके। इसके लिए जिन मेथड्स को आप फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट है आपका टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। नॉर्मली टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक फैक्ट्री के एंट्री गेट पर रख दिया जाता है अंडर द चार्ज ऑफ अ टाइम कीपर। जैसे ही वर्कर ने गेट में एंट्री की, वर्कर अपना कार्ड उसमें इंसर्ट करता है टाइम क्लॉक में और ऑटोमेटिकली उस कार्ड पर टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। इसी तरह से डिपार्चर के टाइम किया जाता है, इस तरह से वर्कर के टाइम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। सेकेंड, ब्रास टोकन। कई बार वर्कर्स को ब्रास टोकन दे दिए जाते हैं। उन ब्रास टोकन्स पे वर्कर्स का नंबर मेंशन होता है और गेट पर एक बोर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे ही वर्कर ने एंट्री की फैक्ट्री में, वो अपना ब्रास टोकन हैंग कर देता है उस बोर्ड पर और इसके बेसिस पर टाइम कीपर उसके टाइम को रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट मे बी पॉसिबल कि वर्कर ने किसी और फेलो वर्कर का ब्रास टोकन वहाँ पर हैंग कर दिया जो लेट आने वाला है या जो जॉब से एब्सेंट है। तो ध्यान रखना होगा इस चीज़ को, सुपरवाइज़र को ध्यान रखना होगा, टाइम कीपर को ध्यान रखना होगा। थर्ड, अटेंडेंस कार्ड्स। हर वर्कर को एक कार्ड दिया जाता है जिस पे वर्कर का नाम, नंबर, डिपार्टमेंट, वेज का रेट, ये सब मेंशन होते हैं। वर्कर्स अपने कार्ड को पंच करता है एट द टाइम ऑफ अराइवल और एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। जब वो अपने कार्ड को पंच करता है तो उस टाइम टाइम कीपर की सुपरविज़न में पंच होना चाहिए। एंड हर डिपार्टमेंट के फॉरमैन को भी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि वो वर्कर्स के टाइम को रिकॉर्ड करें ताकि बाद में वेरीफाई किया जा सके जो टाइम कीपर ने रिकॉर्ड किया है एंड जो फॉरमैन ने रिकॉर्ड किया है, दोनों को वेरीफाई किया जा सके। सेकेंड मेथड, पीस वर्क रिकॉर्ड। कई बार वर्कर्स को पेमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। इस केस में हमें कैसे रिकॉर्ड रखना है कि वर्कर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। वर्कर को एक जॉब कार्ड, पीस कार्ड दिया जाता है जिस पे वर्कर्स का नाम, वर्कर की जॉब नंबर, वर्कर का नेचर ऑफ वर्क, किस रेट से वेजेस दी जाएंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होंगी। वर्कर ने जितना काम किया है एट द एंड ऑफ द डे उस कार्ड में वो काम मेंशन होगा और उस पर काउंटर साइन होंगे बाय द फॉरमैन ऑफ दैट डिपार्टमेंट और बाद में ये कार्ड वेजिस डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा ताकि वो वेजिस की कैलकुलेशन कर सकें। ओवर टाइम रिकॉर्ड्स, अगर वर्कर ने ओवर टाइम किया है, नॉर्मली ओवर टाइम को इनकरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वर्कर ने ओवर टाइम किया है तो अथोराइज ऑफिशियल ओवर टाइम स्लिप्स इशू करेगा। बाद में वो स्लिप्स वेज ऑफिसर्स को दे दी जाएंगी। पास आउट रिकॉर्ड्स, जनरली वर्कर्स को परमिशन नहीं होती कि वो शेड्यूल टाइम से पहले फैक्ट्री को लीव कर सकें, बट इन केस वर्कर को अगर कोई ज़रूरी काम है तो वो
अथोराइज्ड पर्सन से, अथोराइज्ड ऑफिशियल से परमिशन लेकर जा सकता है और उसको पास आउट स्लिप इशू की जाएगी। पास आउट स्लिप गेट ओवर को वो हैंड ओवर कर जाएगा और जिस टाइम पर वो आता है उस टाइम को रिकॉर्ड किया जाएगा एंड लास्ट में ये वेज डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, जिसके बेसिस पे वेज शीट्स प्रिपेयर की जाएगी। तो इस तरह से हम वेज रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हैं ताकि फ्रॉड्स एंड एरर से बचा जा सके। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स। अब वेजेस आपको कंप्यूट करनी है, वेज शीट्स तैयार करनी है। किसके बेसिस पर? अटेंडेंस रजिस्टर के बेसिस पर, ओवर टाइम स्लिप्स, पास आउट स्लिप्स, जॉब कार्ड्स, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरमैन एक्सेट्रा। सारे नेसेसरी पर्टिकुलर्स वेज शीट में इंक्लूड करने हैं, लाइक नेम, नंबर, कोड नंबर अलॉटेड टू द लेबरर, टोटल टाइम वर्क, डिटेल्स ऑफ वर्क, रेट, total amount of wages, bonus, overtime if any, deductions, net amount payable. Now preparation of wage sheets. डिफरेंट वेज शीट्स प्रिपेयर की जाएगी उन लेबरर्स के लिए जिन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग काम किया है एंड जिन्होंने पीस के अकॉर्डिंग काम किया है। वेज शीट प्रिपेयर करने का टास्क डिफरेंट एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करना है। आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय अटेंडेंस वेरीफाई करेगा, दूसरा वेज शीट्स के कॉलम को फिल करेगा, थर्ड फिगर्स को ऐड करेगा, फोर्थ जितनी भी डिडक्शंस होंगी वो माइनस करके नेट वेजेस की कैलकुलेशन करेगा, फिफ्थ वेरीफाई करेगा सभी के काम को। इस तरह से वेज शीट तैयार की जाएगी एंड वेज शीट साइंड होनी चाहिए बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लास्ट स्टेप रहना चाहिए आपका पेमेंट ऑफ वेजेस का, बट ध्यान रहे जो पर्सन वेज शीट बना रहे हैं वो पेमेंट में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। कैशियर का काम होना चाहिए जॉब डिस्पर्समेंट का। फोरमैन और कंसर्न्ड ऑफिसर उस डिपार्टमेंट का प्रेजेंट होना चाहिए जिस टाइम उस डिपार्टमेंट के वर्कर को वेजेस की पेमेंट की जा रही है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए। वर्कर्स के सिग्नेचर ऑब्टेन करने हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैजुअल वर्कर्स की लिस्ट अलग से बनाई जानी चाहिए, उनको डे टू डे बेसिस पर पेमेंट कर दी जानी चाहिए। वर्कर्स को एडवांस रूटीन में नहीं देना, डिस्करेज करना है वर्कर्स को एडवांस देना का। अरेंजमेंट प्रॉपर करनी चाहिए रिगार्डिंग अनक्लेम्ड वेजेस। जो वर्कर्स लीव पर हैं या जो प्रेजेंट नहीं हैं उनकी पेमेंट दूसरे पर्सन को की जानी चाहिए, बट वो सिर्फ उसी केस में की जाए जब उन वर्कर्स के पास अथॉरिटी लेटर हो, जो किसने दिया हो? एब्सेंट वर्कर ने दिया हो। तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ कर सकते हैं, इरेगुलरिटी से बच सकते हैं, फ्रॉड्स एंड एरर से बच सकते हैं। हमने देखा कैसे जो एक डिपार्टमेंट ने काम किया, एक एम्प्लॉय ने काम किया, वो ऑटोमेटिकली दूसरा एम्प्लॉय वेरीफाई कर रहा है। इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये चैप्टर हमारा इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक का यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वंस अगेन।